इस वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी के बारे में, जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। क्या है जीएसटी, आईजीएसटी किसे कहते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी क्या है, अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि अभी जो जीएसटी की दरें नई लागू हुई हैं वो कौन से प्रोडक्ट पे या कौन से सर्विसेज पे कितने % जीएसटी आपका लागू हुआ है। सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिए वीडियो, ताकि आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप आसानी से उसे आंसर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जीएसटी को अगर हम आसानी से समझना चाहें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो जारी प्रेजेंटेशन था उसके तहत मैं आपको समझाना चाहूँ। जैसे यहाँ पे आप देखिए तो आपको कॉर्नर में एक लोगो दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। मतलब एक देश एक टैक्स एक मार्केट। कहीं भी आप पूरे देश में कोई भी वस्तु खरीदेंगे आपको पूरे देश में वो एक ही कीमत पे मिलेगी। यही लक्ष्य है जीएसटी का। तो जीएसटी को आप अब समझ गए होंगे कि यहाँ पे पहले हम देखते थे कि जो टैक्सेस थे वो हर एक राज्य में अलग अलग हुआ करते थे, और राज्य के कुछ अपने टैक्स होते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अपने टैक्स होते थे। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती थी, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ होती थी, सर्विस टैक्स, सरचार्ज, सेस, और स्टेट के वैट अपने होते थे, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सब कुछ होता था। और जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ये तो पूरे देश के लिए आपका सेम रहेगा, लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो वैट देखते थे हम, हर एक राज्य का अपना अलग अलग होता था। कहीं 14% होता था, कहीं 18%, कहीं 20%। तो ये आपको अलग अलग देखने को मिलता था। और इसी वैट के डिफरेंस की वजह से अगर कोई वस्तु किसी राज्य में 10 रुपए की है, किसी में 12 की मिलेगी और किसी में 7 की ही मिलेगी। तो वस्तुओं की जो कीमत है वो हर एक राज्य में वहाँ के टैक्स सिस्टम के हिसाब से अलग अलग होती थी। तो इससे थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्टी पैदा होती थी, और कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि अगर हमको 7 रुपये में किसी राज्य से कोई वस्तु मिल रही है तो हम 12 रुपये में क्यों खरीदें। जैसे अगर दो पड़ोसी राज्य हैं, वहीं पे एक वस्तु 12 रुपये में मिल रही है और दूसरा जो उनका पड़ोसी राज्य है अगर वो सीमा से सटे हुए हैं तो वहाँ पे 7 रुपये की मिल रही है। तो वो व्यक्ति उस वस्तु को 12 रुपये में खरीदने की बजाय अगर वो बॉर्डर पार करके जाए उससे 7 रुपये में ही वो वस्तु मिल जाएगी, तो वहीं से वो लेना अपने लिए उचित समझेगा। ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंसेस होते थे, अलग अलग तरह के टैक्स होते थे जिनको हमको जानकारी रखने पड़ती थी। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आपको डिफरेंट तरह के टैक्सेस भरने पड़ते थे। तो ये सब झंझट से बचने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कोशिश थी। 2006 से ये चल रहा था, लगभग 10-11 साल हो गए हैं जीएसटी को अभी इस स्वरूप में आने में, जो अभी बिल के रूप में सामने आ रहा है और जो लागू हो चुका है। कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो भी टैक्सेस हैं सबको मिला करके केवल एक टैक्स ही बनाया जाए, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जिसे जीएसटी का नाम दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अब अगर यहाँ पे जीएसटी कर दिया गया किसी वस्तु पे 10%, तो आप चाहे उसे उत्तर प्रदेश में खरीदें, चाहे मध्य प्रदेश में खरीदें, चाहे केरला में खरीदें, कहीं भी आप उस वस्तु को खरीदेंगे वो क्या होगा, उतने ही पैसे का मिलेगा। अगर कोई वस्तु 10 रुपये की है तो यूपी में भी उतने की, एमपी में भी उतने की, केरला में भी उतने की, हर जगह सेम प्राइस पे वो वस्तु आपको मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, हमारे लिए भी समझना आसान हो जाता है। और टैक्सेस को लेकर के जो इतनी प्रॉब्लम्स होती थी कि पहले भर दिया है टैक्स फिर आपको भरना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो सब चीज़ें भी सॉल्व हो जाती हैं। ये तो एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है कि जीएसटी होता क्या है। ठीक है। और इससे क्या आपके फ़ायदे होंगे, क्या परिणाम निकलेंगे, डिटेल में इसे आपको समझना है तो आपके सामने मैं एक वीडियो रखने जा रहा हूं। वो वीडियो जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, लगभग जब जीएसटी हमारा बिल पेश हुआ था, पारित हो गया था, उसके बाद ये वीडियो आया था। और इसमें हिंदी भाषा में ही आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं। जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी थे हसमुख अढ़िया, उन्होंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है, क्यों इसे लगाया गया है, कितने टाइप्स हैं इसके, जैसे हम देखते हैं आईजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी क्या है, और यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट के बीच में कितना % का बंटवारा होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले वो वीडियो देखें। थोड़ा सा लंबा वीडियो है और अगर आपको समझना है जीएसटी के बारे में डिटेल में, ताकि आप हर एक प्रश्न का आंसर कर पाएँ, तो आप इस वीडियो को देखिएगा आराम से। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में उन्होंने समझाया है। इसके बाद वीडियो के बाद मैं आपको बताऊँगा कि अभी जो जीएसटी की नई रेट्स हैं, जो जीएसटी के नए रेट्स आए हैं सामने, हर एक वस्तु पे कितना % लग रहा है, हर एक सर्विसेज पे कितना % लग रहा है, वो मैं बताता हूँ। तो ध्यान से देखिए वीडियो, समझने का प्रयास करिए, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी
आज इसकी सारे देश में चर्चा है क्योंकि इससे संबंधित एक विधेयक संसद में पारित हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है और ये टैक्स रिफॉर्म की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसके बहुत ही सुखद दूरगामी परिणाम होंगे। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी, जन सामान्य को भी इसमें लाभ होगा क्योंकि टैक्स का भार उस पर कम होगा। एक देश, एक कर, एक बाजार। बहुत सारे सवाल हम सभी के जहन में हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे बीच में है डॉक्टर हसमुख अढ़िया, जो कि राजस्व सचिव हैं भारत सरकार में। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अढ़िया आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ये बताइए कि जीएसटी क्या है और ये कैसे काम करेगा। अभी तक जो देश में वस्तुओं के ऊपर, चीज़ों के ऊपर और जो सर्विसेज है, सेवाओं के ऊपर अलग अलग प्रकार के टैक्स लगे हुए थे, वो इतने ज़्यादा टैक्स हो गए हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा टैक्स कहाँ पर लगा हुआ है। जैसे आज देश में स्टेट गवर्नमेंट में अगर देखें तो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है। पुराने ज़माने में इसको सेल्स टैक्स कहते हैं, अब वैट गिना जाता है। उसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स अलग है, लग्जरी टैक्स है और बहुत सारे भिन्न प्रकार के जैसे लोकल बॉडी टैक्स है, ऑक्ट्रॉय है, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग टैक्स हैं। उसी तरह से केंद्र सरकार में भी हमारे यहाँ एक टैक्स है एक्साइज ड्यूटी, जो कि किसी माल जब प्रोड्यूस होता है और फैक्ट्री से बाहर निकलता है तब लगता है। उसके अलावा हमारे यहाँ है सर्विस टैक्स, जो कि सर्विसेज के ऊपर लगता है। फिर देयर इज़ ए countervailing duty, then there is an additional excise duty. There are different kinds of taxes on goods and services. तो ये सब टैक्सेस जो अलग अलग प्रकार से स्टेट और सेंटर लगाती है, उसको इकट्ठा करके एक ही टैक्स हर चीज़ और हर सेवा के ऊपर लगाने का ये प्रयत्न है जीएसटी के नाम पे। सो जीएसटी ये एक ऐसा सिंगल यूनिफॉर्म टैक्स है जो कि स्टेट और सेंटर एक साथ लगाएगी और जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो टैक्सेस है, जो मैंने आपको नाम दिया, वो सब टैक्सेस इसके अंदर मर्ज हो जाएंगे। कुछ टैक्सेस इसके बाहर रहेंगे जो स्पेसिफिकली हमने बताया है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इसमें नहीं मर्ज होगा। उसी तरह से जो स्टैम्प ड्यूटी, जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर होता है, वो इसमें नहीं शामिल होगा। लेकिन इसको छोड़ के बाकी सब टैक्सेस जो है इसमें मर्ज हो जाएंगे। ये बताइए कि सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी ये तीनों में क्या फ़र्क है और क्या एक आदमी को तीनों भरना पड़ेगा और इसके अलग अलग एक्ट्स क्यों हैं? सीजीएसटी नाम अलग है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पैसा जाएगा, इसीलिए उसको सीजीएसटी बोलते हैं। सेंट्रल जीएसटी इज कॉल्ड सीजीएसटी। दूसरा है एसजीएसटी, उसका मतलब है स्टेट जीएसटी। टैक्स एक ही है, जीएसटी आपको एक ही भरना पड़ेगा, लेकिन वो एक टैक्स, जैसे कोई भी बिल आपका होता है, जैसे आप गए और आपने जूते खरीदे, तो जूते खरीदने के ऊपर जो भी मान लो उसके ऊपर 12% जीएसटी लग रहा है, तो आपको तो 12% ही भरना है, लेकिन उसका एक पोर्शन एसजीएसटी में जाएगा, एक पोर्शन सीजीएसटी में जाएगा। तो 6% कैन गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट, 6% कैन गो टू स्टेट गवर्नमेंट, और आपने तो एक जीएसटी पे किया 12% का, लेकिन उसका विभाजन करने के लिए नाम अलग दिए हुए एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। कस्टमर को उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बिल की मामला है। बिल में लिखा हुआ आएगा कि टोटल टैक्स 12%, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6% और 12% आपका बिल बन जाएगा। जो आईजीएसटी है वो इंटर स्टेट जीएसटी है। जब कोई गुड्स की मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगी तब जाके आपको एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं भरना है, बट ये दोनों का कॉम्बिनेशन जितना है उतना आपको आईजीएसटी भरना है। तो जैसे एक स्टेट में से माल दूसरे स्टेट में गया तो वो आईजीएसटी भर के ही जा सकता है माल वो, एंड दैट आईजीएसटी विल बी इक्विवेलेंट टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। वो दोनों मिलके जो टैक्स बनेगा उतना ही आईजीएसटी होगा। वो नाम के वास्ते उसको अलग कहते हैं, वो अलग इसलिए कहते हैं आईजीएसटी उसको कि वो फाइनल टैक्स नहीं है। आईजीएसटी एक इंटरिम टैक्स है। आईजीएसटी का उपयोग जो आगे वाला व्यापारी है, जैसे एक व्यापारी ने गुजरात से माल महाराष्ट्र में भेजा, तो महाराष्ट्र में जो माल गया वो दूसरे व्यापारी ने खरीदा, तो उसके ऊपर उसने आईजीएसटी भर के, गुजरात में आईजीएसटी भर के फिर वो महाराष्ट्र को भेजा। अब महाराष्ट्र में अगर वो माल बेचा जाएगा तो उसके ऊपर वो व्यापारी को एसजीएसटी एंड सीजीएसटी दोनों भरना पड़ेगा।
तो वो भरने के लिए जो IGST उसने पे किया है गुजरात में, उसकी जो क्रेडिट मिलेगी वो उसको मिल जाएगी। उसकी जो भी टैक्स की लायबिलिटी महाराष्ट्र में होगी, उसमें से जो टैक्स वो भर चुके हैं IGST के रूप में, वो उसमें से सेट ऑफ मिल जाएगा। विच मीन्स कि IGST फाइनल टैक्स नहीं है, IGST सिर्फ बीच का टैक्स है, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर नहीं जाएगा, वो बीच की अरेंजमेंट है। फाइनली कंज्यूमर के ऊपर जब बिल बनेगा तो उसमें IGST का नाम आएगा ही नहीं, उसमें तो वही लगेगा CGST 6% या SGST 6% या CGST 9%, SGST 9%, 18% या जो भी रेट डिसाइड करे सरकार। तो उस तरह से वो CGST SGST का डिवीज़न है और IGST तो इंटरिम टैक्स है। तो GST के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के जो क्रेडिट है उसका क्रॉस यूटिलाइजेशन हो सकता है क्या? यस, वहीं उसका फ़ायदा है। जो GST का मेन फ़ायदा ये, आज क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। आज की जो टैक्स सिस्टम है, जैसे किसी एक माल का उत्पादन हुआ, उसके ऊपर हमने एक्साइज ड्यूटी लगा दी। अब वो एक्साइज ड्यूटी भरने के बावजूद वो माल जब किसी स्टेट में जाके बेचा जाएगा तो उस स्टेट का VAT लगता है, वेट लगता है, और वो वेट जब भरने जाएंगे तब एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट नहीं मिल रही है उसको, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रही है एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट टैक्स है और वेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। सो दोनों का जो क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए GST नाम का एक सिंगल टैक्स बनाया जा रहा है कि अगर किसी एक ही माल के ऊपर आपने पहले वाले स्टेज में कोई भी टैक्स भरा है GST, तो उसके बाद दोबारा उसका जब रीसेल होगा तो उसके ऊपर उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगी और आपकी टोटल लायबिलिटी में घटावा होगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि मैं एक छोटी कारोबारी हूँ, मेरा एक ब्यूटी पार्लर है और मैं 1 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, या कोई मिस्त्री है, तो क्या उसे भी इन सब झंझट में पड़ना होगा, उसे भी ये सब टैक्स देना होगा? उसके बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारी बातें इस तरह की उठ रही हैं। देखिए, ऐसा है कि GST की लायबिलिटी ट्रेडर के ऊपर आती है, जो फाइनल रिटेल में जो माल बेचता है या जो डिपार्टमेंटल स्टोर में लोग माल बेचते हैं, जो फाइनल कंजम्पशन स्टेज पे आएगा और उससे पहले वाले लोगों ने जो भरा है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो लेकिन इसमें जो छोटे कारोबारी वाले लोग हैं उनके लिए एक एग्जम्पशन लिमिट है। वो एग्जम्पशन लिमिट शायद 25 लाख तक फिक्स होगी। अभी स्टेट और सेंटर के बीच में इसके बारे में एक गहन चर्चा चल रही है कि कितना रखना चाहिए। तो मोर और लेस एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि या 20 या 25 लाख तक की लिमिट होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई छोटे व्यवसायी है और आपका सालाना 1 साल का टर्नओवर मीन्स टोटल आपकी जो इनकम है उस सर्विस में से या उस मैन्युफैक्चरिंग में से या उस व्यापार से, अगर टोटल टर्नओवर आपका 25 लाख से नीचे का है तो फिर आपको ये GST भरना नहीं होगा। ऐसा एक एग्जम्पशन लिमिट उसमें डाला जाएगा। इसमें बहुत ड्यूअल कंट्रोल की बात हो रही है, तो ये बताइए कि स्टेट के लिए अलग जवाबदेही होगी और केंद्र के लिए अलग जवाबदेही होगी? देखिए, ऐसा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि GST में 2 अथॉरिटी टैक्स करेगी, CGST सेंट्रल गवर्नमेंट, SGST स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है। जो व्यापारी है उसके लिए तो एक ही रजिस्ट्रेशन है, एक ही रिटर्न फाइल करना है और उसकी जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो भी एक ही अथॉरिटी करेगी। तो ये बात नहीं है कि 2 अलग अलग अथॉरिटी है, 2 अलग अलग एक्ट है, क्योंकि CGST का एक्ट पार्लियामेंट पास करेगी, वैसा ही कॉपी डिट्टो वो एक्ट स्टेट असेंबली भी पास करेगी। तो जो पावर टू टैक्स वो 2 अलग अलग एक्ट में से हमको मिले हैं, लेकिन उसकी जो पूरी प्रोसीजर है वो यूनिफॉर्म है। एक व्यापारी दोनों अथॉरिटी में अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, उसको एक ही रजिस्ट्रेशन करवाना है एक स्टेज पे। उसके बाद रिटर्न भी सिंगल फाइल करना है और रिटर्न फाइल करने के बाद वो कंप्यूटर विल डिसाइड कि CGST का पोर्शन क्या है, SGST का क्या है। उस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को एक हिस्सा चला जाएगा जो पैसा उसने भरा और एक स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो व्यापारी के लिए ये कोई उलझन नहीं। फिर उसके बाद रिटर्न उसने फाइल किया, रिटर्न फाइल करने के बाद लोग ये समझते हैं कि फिर कल जाके राज्य के कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से भी नोटिस आ जाएगी और केंद्र के सर्विस टैक्स और एक्साइज डिपार्टमेंट वालों से भी आ जाएगी। ऐसा नहीं है। एक ही कोई अथॉरिटी को ये पावर दिया जाएगा कि एक व्यापारी के साथ वही एक अथॉरिटी उनके साथ डील करेगी। तो अगर आपको कोई नोटिस दी जाती है, अगर आपने रिटर्न में कोई गड़बड़ किया है, तो वो नोटिस देने का अधिकार या तो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा या सेंट्रल को, दोनों को एक साथ ये अधिकार नहीं मिलेगा। सो आपके लिए तो सिंगल अथॉरिटी ही होगी
एज ए व्यवसायी के लिए, एक व्यापारी के लिए तो सिर्फ एक अथॉरिटी के साथ डील करने का होगा। आपने अभी रिटर्न की बात किया, तो सबसे पहले तो बताइए कि रजिस्ट्रेशन किसी व्यापारी को करना है वो कैसे करेगा, भुगतान करना है तो कैसे करेगा, और रिटर्न फाइल करना है तो इसकी थोड़ी सी प्रोसीजर आप समझाइए ज़रा। अभी देश में जिन लोगों ने वैट में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी लिया हुआ है और जिन्होंने सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, एक्साइज का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, उनको कोई नया रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनका जो डेटा है वो हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम उनको ऑटोमेटिकली जीएसटी में माइग्रेट कर देंगे। वेट का जिस जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन उनका हुआ है वो सब, जैसे किसी एक स्टेट में लोगों ने अपना वेट रजिस्ट्रेशन लिया है तो उनको फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर नहीं करनी है, बिकॉज जीएसटी आ रहा है। उनका पूरा डेटा हमारे पास आ जाएगा कंप्यूटर में, जीएसटी में। वो डेटा जब माइग्रेट हो जाएगा तो उसके बाद एक शायद उनको ईमेल जाएगी या तो उनको एक पत्र जाएगा कि कुछ कुछ उनके जो डेटा है वो मिसिंग है उसमें, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब हमको तो यूनिफॉर्म डेटाबेस बनाना है, तो ये संभव है कि एक पत्र उनको पहुंचेगा या ईमेल पहुंचेगी कि भाई आपको इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको देनी होगी आपका रजिस्ट्रेशन चालू रखने के लिए। उसके लिए एक अवधि दी जाएगी, एक समय दिया जाएगा, और वो बेसिक इन्फॉर्मेशन 2-3 चीज़ें जो है वो उनसे मांग ली जाएगी, और वो जब पत्र आए तो वो ऑनलाइन वो इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। उसके लिए उनको कोई ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। जो पुराने हैं उनका ऑनलाइन डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा और उनको एक नंबर दिया जाएगा, पासवर्ड दिया जाएगा। वो नंबर और पासवर्ड से वो अपना वेबसाइट का अपना अकाउंट खोलेंगे, अपनी सब डिटेल देख पाएंगे। उसमें एड्रेस चेंज करना है, उसमें व्यापार का प्रकार चेंज करना है, पार्टनर्स का नाम चेंज करना है, तो वो सब चीज़ ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने आप चेंज कर सकते हैं अपने लॉगिन और पासवर्ड डाल के। वो करने के बाद उनका डेटा ठीक हो जाएगा। और जो नए वाले हैं जो कि बिल्कुल नए तरीके से अपना बिजनेस शुरू पहली बार कर रहा है, जो अभी तक वेट में रजिस्टर्ड नहीं है, सर्विस टैक्स में भी नहीं है, एक्साइज में भी नहीं है, तो उन लोगों को अलग से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना पड़ेगा। सिंपल रजिस्ट्रेशन है। वो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने के बाद 3 दिन में अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनको एक नंबर मिल जाएगा 3 दिन में। इस तरह का एक सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो पूरे महीने का जो कारोबार है, मान लो अप्रैल महीना शुरू हुआ, तो अप्रैल महीने में आपने जितने ट्रांजैक्शन किए हैं उसके ऊपर आपने जो टैक्स कलेक्ट किया लोगों से, वो टैक्स कलेक्ट करने के बाद आपको उस महीना पूरा होने के बाद नेक्स्ट मंथ में एक तारीख निश्चित होगी, शायद 20 तारीख या ऐसा कुछ, तो 20 तारीख तक में आपको वो पैसा सरकारी ट्रेजरी में जमा करा देना है। और साथ साथ आपको एक रिटर्न जो कि आपने किस किस को माल सप्लाई किया, वो रिटर्न आपको भरना पड़ेगा 10 तारीख तक महीने की, और वो सब रिटर्न फाइल करना है, आपको ऑनलाइन करना है। लेकिन मैंने जैसे पहले समझाया कि छोटे कारोबारी तो इसमें से आउट ही है, इसलिए छोटे लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 25 लाख से ऊपर वाले अगर कारोबारी होंगे तो उनको ये कंप्यूटर में करना भी बहुत आसान है। उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम भी अकाउंटिंग के मिल रहे हैं, बाहर सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं जो कि वो उसमें रिकॉर्ड रखेगा अपने ट्रांजैक्शन की, और वो सब ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली एक दिन में स्विच दबाने से कंप्यूटर में अपलोड हो जाएंगे सब ट्रांजैक्शन। तो इस तरह से रिटर्न भरना है सप्लाईज़ का, कि आपने किस किस को सप्लाई किया उसका करना है। जो दूसरे लोगों ने सप्लाई के ट्रांजैक्शन इनपुट किया है उसके आधार पे आपका अपना परचेस के ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगा, और फिर वो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 15 तारीख तक। फिर ये सप्लाई एंड परचेस दोनों के आधार पे आपका एक रिटर्न बन जाएगा, वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा 20 तारीख तक। तो 20 तारीख तक कंप्यूटर में ही आपका रिटर्न तैयार हो जाएगा, और उसमें अगर आप देख सकते हैं कि मेरे रिटर्न में कोई चीज़ छूट तो नहीं गई ना, छूट गई है कोई परचेज या सेल का ट्रांजैक्शन, तो 20 तारीख तक आप उसको ठीक कर सकते हैं, उसके बाद उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। सो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक IT बेस्ड सिस्टम है जिसमें हर ट्रांजैक्शन की जानकारी आएगी कंप्यूटर में, और ट्रांजैक्शन मैच भी हो जाएंगे। सो सही मात्रा में लोगों ने टैक्स भरा है कि नहीं वो हम पकड़ पाएंगे। तो IT की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें IT का बहुत महत्व है, लेकिन IT इतना सिंपल बना दिया हमने कि किसी छोटे से छोटे व्यापारी को भी इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। एकदम सरल प्रकार का सॉफ्टवेयर है, उसको फाइल करने की विधि भी इतनी है कि अगर कोई घर में कोई एक यंग लड़का जो 10वीं पास है
वो भी अगर उसको सीख ले तो वो अपने आप रिटर्न फाइल कर सकता है। ये बताइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है कि आप भारत के किसी भी कोने में हो, आपके लिए बिजनेस करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जीएसटी जो है ना, उससे काफ़ी सुविधा बिजनेस को हो जाएगी, क्योंकि अभी जैसे एक स्टेट से दूसरे टैक्स में जब माल जा रहा है तो उसके ऊपर एक सेंट्रल सेल्स टैक्स भी लगता है, और वो सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है उसके ऊपर फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रही है नेक्स्ट स्टेट में, तो ये सीएसटी हट जाएगा। सीएसटी हट जाएगा तो बॉर्डर के ऊपर जो चेकिंग करने का एक मूव था कि हर स्टेट चाहता है कि भाई हमारा स्टेट का माल जब बाहर जा रहा है तो अगर उसने सिर्फ सीएसटी 2% भरा है तो माल एक्चुअली एक्सपोर्ट होना चाहिए, तो बॉर्डर पे चेक होगा, ट्रक को खड़ी करेंगे, पूछेंगे कि भाई आपने सीएसटी भरा है तो आपका माल गया कि नहीं गया, उसका हिसाब किताब पूछेंगे, सब कागज़ पूछेंगे, तो ये सब खत्म हो जाएगा। जहाँ जहाँ ऑक्ट्रोय है वो ऑक्ट्रोय भी एबोलिश हो जाएगी, सो उसके लिए भी गाड़ी को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ट्रक का जो मूवमेंट है वो एकदम आसान हो जाएगा, जो दोनों स्टेट के बॉर्डर के बीच में या किसी सिटी के अंदर एंटर करने के टाइम जो चेक पोस्ट थे, वो चेक पोस्ट पे जो घंटों भर ट्रक खड़ी रहती थी वो सब कम हो जाएगी, और उसके कारण जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एकदम आसान हो जाएंगे। फिर दूसरा ये है कि क्योंकि पूरे देश में टैक्स रेट एक हो जाएगा, तो फिर आपको कोई वो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं एक स्टेट में फैक्ट्री डालूँ कि दूसरे स्टेट में डालूँ। आपको जहाँ मर्जी फैक्ट्री डालिए और जहाँ मर्जी माल बेचिए, हर जगह टैक्स का रेट एक है। सो जहाँ आपकी फैक्ट्री है उस स्टेट का रेट आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ आप माल बेचना चाहते हैं उस स्टेट का भी रेट की देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से बिजनेसमैन के लिए एक आसान हो जाएगा ये डिसीज़न लेना कि कहाँ हम बिज़नेस करें, पूरा देश एक बन जाएगा। इसमें राज्य की बात हो रही है, कहीं ना कहीं राज्यों को ये कहीं संशय ना हो कि उनके हित मारे जा रहे हैं या उनकी इनकम मारी जा रही है, तो उन्हें कैसे कंपनसेट करेंगे हम? देखिए, उसके लिए हमने राज्यों को पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ही हमने उनको एक गारंटी दी है कि किसी भी राज्य को अगर 5 साल तक नुकसान होगा जो अभी कमा रहे उसमें, तो उसमें हम उसको कॉम्पनसेट कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए राज्य को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को होनी चाहिए कि ये जीएसटी लागू करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज आएंगे जो कि हमारा अभी का बजट की पूर्ति कर दे, और उसके अलावा हमारे पास इतने पैसे बचे कि हम स्टेट को भी कॉम्पनसेट कर सकें। सो जो चिंता होनी चाहिए इस मामले में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होनी चाहिए, स्टेट को तो बिल्कुल निश्चिंत होकर इसमें आगे बढ़ना है। इसमें अलग अलग लोगों को किस तरह से फ़ायदे होंगे? आपने कारोबारियों की बात की, राज्य को क्या फ़ायदा होगा, केंद्र को क्या होगा, और सबसे बड़ी बात उपभोक्ता को क्या फ़ायदा होगा? करों की कमी की बात हम सुन रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, मैंने जैसे बताया कि व्यापारियों को क्या फ़ायदा होगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। सरकार को ये फ़ायदा होगा कि जो टैक्स का इवेजन आज हो रहा है उसमें रोक लगेगी, तो ये उम्मीद की जा रही है कि इसमें कंप्लायंस बढ़िया होगा, इसलिए राज्यों की और केंद्र की आमदनी बढ़ेगी। सिर्फ टैक्स की चोरी को कम करने से, टैक्स को रेट बढ़ाने से नहीं। और कंज्यूमर को ये फ़ायदा होगा कि जैसे आज है अलग अलग प्रकार के टैक्स है, और कुल मिला के तो एक चीज़ के ऊपर 30-32% तक चला जाता है टैक्स आज की तारीख में। तो जैसे अलग अलग टैक्स है, वेट है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब मिला के टोटल जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है एक आइटम के ऊपर वो 30% तक भी है कुछ कुछ कॉमोडिटी में। तो जब जीएसटी आएगा तो ये अलग अलग टैक्स ख़त्म हो जाएंगे, और ऑन द होल हम ये उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर आइटम के ऊपर टैक्स का जो बर्डन है वो कम होगा। टैक्स कलेक्शन और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में दक्षता आएगी, ऐसी बात सुनने में आ रही है, तो भारत सरकार इसे कैसे एडमिनिस्टर करेगी? एक तो ये पूरा सिस्टम है आदमियों के ऊपर निर्भर करने के बदले में टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा, सो उससे डेफिनेटली सिस्टम में एक एफिशिएंसी आएगी। दूसरा कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनकी भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग की जा रही है, ताकि ऐसा नहीं हो कि भाई लोगों को कोई गलत प्रकार की हैरेसमेंट हो। इसके सब नियम कानून सब अलग होंगे, तो हम स्टाफ की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और लोगों को समझाने के भी मॉड्यूल हमने बनाए हैं कि लोगों को प्रशासित करने के लिए भी कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल हम बनाएंगे, यूट्यूब में डालेंगे, सोशल मीडिया में डालेंगे, छोटे छोटे क्लिप्स डालेंगे, और जहाँ जहाँ संभव होगा हमारे ऑफिसर्स हर सिटी में टाउन हॉल में मीटिंग करेंगे
व्यापारियों को समझाएंगे। इसके लिए भी हमने एक व्यापक अभियान का भी एक प्रबंध इसमें किया है, जो कि दिसंबर के बाद बहुत ज़ोर से शुरू होगा, लोगों को समझाने का जो प्रबंध है। तो दिसंबर से लेके मार्च तक में हम पूरी जगह फैल जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि ये जीएसटी क्या है, आपको कैसे कंप्लाई करना है। आयात जो राज्य से राज्य में होगा उसमें किस तरह से कर लगाया जाएगा? अभी जब कोई माल विदेश से आता है देश के अंदर, तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी तो जैसे लग रहा था वैसे ही लगेगा। कस्टम ड्यूटी जीएसटी में शामिल नहीं हो रहा है, कस्टम ड्यूटी अलग है। बट कस्टम ड्यूटी के अलावा वहाँ हम लोग एक छोटा सा पोर्शन लगा रहे थे सीवीडी, जो एक्साइज ड्यूटी के बदले में लगाते हैं। जैसे मैं जूते अगर बाहर से लाता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, और जूते के ऊपर अगर देश में एक्साइज ड्यूटी 12% है, तो जो विदेश से माल आता है उसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी 12% की लगेगी, विच इज़ टू कॉम्पनसेट फॉर द एक्साइज ड्यूटी। और स्टेट के जो टैक्स है वो अलग है यहाँ, लेकिन वो इंपोर्ट के ऊपर नहीं लग रहे थे अभी तक। कुछ केस में हम एक एसएडी के नाम पे, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी के नाम पे, स्टेट टैक्सेस के बदले में 4% ले रहे थे कुछ केस में, लेकिन पूरी तरह से स्टेट का वेट जो है वो इंपोर्ट के ऊपर नहीं लग रहा था। अब जब कोई माल आयात होगा तो उसके ऊपर आईजीएसटी लग जाएगा, जो भी आईजीएसटी का रेट होगा उस आइटम का। सो आईजीएसटी का रेट भी आइटम वाइज अलग अलग होगा। कोई आइटम पे 18% होगा, कोई पे 12% हो सकता है, कोई पे 24%, या जो भी उसका रेट है, जो रेट डिसाइड होगा वो जीएसटी काउंसिल जो डिसाइड करेगी, तो वो रेट के हिसाब से आईजीएसटी लग जाएगा। और वो आईजीएसटी लगने के बाद, वो इंपोर्ट होने के बाद, वो जब भी देश में बेचा जाएगा तो उसके ऊपर जो सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी आएगी, उसमें से जो विदेश से माल आया तब आईजीएसटी जो लिया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो एक तरह से एक सिंगल चेन बन जाएगी और उसमें डबल टैक्सेशन नहीं होगा इंपोर्ट के ऊपर। सो उस तरह से इसमें एक सुविधा हो जाएगी। आगे का क्या रोड मैप है, क्योंकि एक बहुत आशाओं के साथ, उम्मीदों के साथ हम इसकी ओर देख रहे हैं। ये तो सही बात है कि कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर रोड मैप के बारे में कहें तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम जानते हैं कि कौन कौन से एरिया में हमको काम करना होगा, उसका एक पूरा एक्शन प्लान बना हुआ है, और वो एक्शन प्लान के हिसाब से सब कुछ अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। हमने अपने एक्शन प्लान में 30 दिन का टाइम रखा था स्टेट को रेटिफाई करने के लिए, कि भाई लोकसभा ने 8 अगस्त को पास किया, तो 8 सितंबर तक हमको कम से कम 16 स्टेट का मिल जाना चाहिए रेटिफिकेशन। और उसमें ऑलरेडी 15 स्टेट का आ गया है, एक और स्टेट का 2 सितंबर को हो जाएगा। तो उसमें हम लोग 5 दिन जल्दी चल रहे हैं, 6 दिन जल्दी चल रहे हैं। सो अभी तक तो टाइम टेबल ठीक चल रहा है। हमको जीएसटी काउंसिल की रचना करना है, उसके लिए 1 हफ्ता रखा है, वो हो जाएगा। उसके बाद जीएसटी काउंसिल में जो डिस्कशन करना है उसके लिए हमने 2 महीना रखा है। वो 2 महीने का टाइम भी वी होप कि डिस्कशन में राज्यों के साथ अच्छे से हमारे सब मसले निपट जाए। 2 महीने में थोड़ा सा ओवर टाइम काम करना पड़ेगा स्टेट और सेंटर को मिलके, लेकिन 2 महीने में अगर सब मसले निपट गए तो उसके बाद हम लोग फिर पार्लियामेंट में अपना बिल पास करेंगे, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का स्टेट गवर्नमेंट पास करेगी, और फिर आईजीएसटी का एक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी। और ये तीनों एक्ट पास करने के बाद वी आर रेडी। उसके बाद आईटी सिस्टम साइमल्टेनियसली चल रही है, ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स का काम साइमल्टेनियसली चल रहा है, करीब 60,000 ऑफिसर्स को ट्रेन करने का काम चल रहा है। और वो सब साइमल्टेनियसली करने के बाद बाय फरवरी वी होप टू बी रेडी कम्प्लीटली। साथ साथ बिजनेसमैन को भी हम अपील कर रहे हैं कि भाई आप भी अपना तैयारी कीजिए। उनका जो ईआरपी सिस्टम है, आईटी सिस्टम है, उसको जीएसटी के लिए तैयार करिए। इस तरह का हम व्यापारियों को भी विनंती अब से कर रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योग गुरु हैं उनको। और वी होप कि वो लोग भी अपनी टाइम टेबल बना के ये जीएसटी के लिए मार्च एंड तक तैयार हो जाए। तो हमारी तो ये उम्मीद है कि देश में इतना बड़ा सुधार कि जिसके लिए देश ने 10 साल तक राह देखा है, अब उसमें और कोई विलम्ब नहीं हो। तो केंद्र सरकार की तरफ से हमारी पूरी तैयारी है। हम कमिटेड है इस मामले में कि भाई जितना जल्दी हो सके जीएसटी को लगाना है। एक जो आखिरी सवाल एक लेमैन की हैसियत से मेरे दिमाग में आ रहा है कि जन जागरूकता कैसे फैलाएंगे? मान लीजिए किसी को कोई इस बारे में कोई शक है या उसके कन्फ्यूजन है, तो ये सब चीज़ें आप जन जागरूकता कैसे फैलाएंगे? लोगों तक कैसे पहुंचेंगे कि हम ये हैं, हम ये कर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना है, कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है? देखिए, इसके लिए हम आईटी के मॉड्यूल्स बनाएंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल, जिसमें क्वेश्चन आंसर के रूप में ये सब क्वेश्चन के जवाब होंगे। सो अगर कोई भी आदमी इंटरनेट सर्च करेगा तो भी उस पर मिल जाएगा। उसके अलावा
आईटी में मान लो वो नहीं पहुंच पाता है, तो हर जगह पे हम लोग मीटिंग करेंगे, छोटी छोटी मीटिंग भी छोटे छोटे शहरों में। फिर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा भी हम इसका प्रचार करेंगे। और उसके अलावा हम एक कॉल सेंटर बनाएंगे स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे भी। तो हर स्टेट में एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर होगा जिसमें 24/7 किसी को भी कोई क्वेश्चन है जीएसटी के ऊपर तो कॉल सेंटर में फ़ोन करके पूछ पाएंगे। इस तरह का एक कॉल सेंटर बनाने का भी प्रावधान हम कर रहे हैं। और जीएसटीएन की जो हमारी आईटी सिस्टम है उसका एक अलग कॉल सेंटर बनेगा कि किसी को अगर मान लो रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ रही है, किसी को समझ में नहीं आ रही है कि कौन सा बटन दबाए, तो उसके लिए भी फ़ोन करके वो कॉल सेंटर में पूछ के उसको कॉप अप कर सकते हैं। तो अपनी बात को इसी बात से सम अप करूँ मैं ये कहते हुए कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, जीएसटी जो है वो उसी को चरितार्थ कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हसमुखड़िया जी। अभी हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर हसमुखड़िया से जो कि राजस्व सचिव हैं भारत सरकार में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो वीडियो के द्वारा आपको ये तो समझ में आ गया होगा जीएसटी क्या है, कितने टाइप्स हैं, इसका रोड मैप क्या है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि जीएसटी कैसे काम करेगा। पहले का जो सिस्टम था हमारा क्या था, अब का सिस्टम क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ केवल वो एजम्पशन बेस्ड है, उसमें कोई भी सत्यता नहीं है रेट को लेकर के। तो केवल एग्जाम्पल के तौर पर उसे समझने का प्रयास करिएगा कि दोनों सिस्टम में क्या डिफरेंस है। मैं मानता हूं कि अगर कोई प्रोडक्ट है, मान लेता हूं एक्स है, एक्स प्रोडक्ट है। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूं कि अभी तक जो हमारा टैक्स सिस्टम था, या कह लूँ प्रेजेंट टैक्स सिस्टम कहूँ, प्रेजेंट टैक्स सिस्टम मतलब जीएसटी वाला नहीं है, ठीक है। तो जो नॉन जीएसटी या कह सकता हूँ, या प्रेजेंट तो अभी रहा ही नहीं, तो नॉन जीएसटी जो हमारा टैक्स सिस्टम था वो क्या था उसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट एक्स है, इसे बेचा जा रहा है कहाँ पे, लखनऊ से मान लीजिए बेचा जा रहा है कहाँ पे, कानपुर में, ठीक है। ये कानपुर में बेचा जा रहा है। कितना रुपए कीमत है इसकी, तो इसकी कीमत है 1000 रुपये, 1000 रुपये कीमत है। तो जब लखनऊ से इसे कानपुर में बेचा जाएगा, जो पहले नॉन जीएसटी सिस्टम था उसके तहत 1000 की कीमत पे वैट कितना लगेगा, वैट मान लेते हैं लग रहा है 10% का, तो 10% का वैट लगेगा 1000 पे, तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। तो कानपुर में जो ये सामान पहुंचेगा तो कितना रुपए उसको पे करना पड़ेगा, 1100 रुपये पे करना पड़ेगा इस सामान के लिए, ठीक है। आगे यही जो प्रोडक्ट है कानपुर से बेचा जा रहा है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में बेचा जाता है। तो अभी ये प्रोडक्ट कितने का है, 1100 रुपये का है। जो भी व्यक्ति इसको बेच रहा है वो अपना मार्जिन इसमें रखता है, प्रॉफिट मार्जिन 1000 रुपये का रखता है। तो ये कितने का हो जाता है, 2100 रुपये का हो जाता है। तो 2100 का जब प्रोडक्ट न्यू दिल्ली में बेचा जाएगा तो इस पे लगता था सीएसटी, मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स। मान लेते हैं उसकी भी जो दर थी 10% है, तो अगर 10% निकालें 2100 का तो कितना आ जाएगा, 210 रुपये। तो ये जो व्यक्ति यहाँ पे न्यू दिल्ली वाला होगा वो कितने में खरीदेगा उसे, 2100 रुपये तो उसकी कीमत ही है, और 210 रुपये टैक्स भी भरेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2310 रुपये उसकी कीमत निकलेगी उसी प्रोडक्ट की, एक्स की। ओके, पहले लखनऊ से कानपुर गया तब तो वो एक ही स्टेट में था तो वैट लगा, लेकिन जब उसने स्टेट पार किया यूपी से दिल्ली में गया तो वहाँ पे सीएसटी लगा 10% का, 210 रुपये, और ये 2310 रुपये उसकी कीमत हो जाती है प्रोडक्ट की न्यू दिल्ली पहुँचते पहुँचते। लेकिन अगर हम बात करते हैं जीएसटी सिस्टम, तो ये कैसे काम करता है। सेम प्रोडक्ट में लेता हूँ एक्स, जिसकी इनिशियल कीमत कितनी है, 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये का ये है। सबसे पहले वही करते हैं कि ये लखनऊ से कहाँ पे बेचा जाता है, कानपुर में। कानपुर में अगर बेचा जाता है, ये आपका 1000 रुपये कीमत है, तो इस पे आपका लगेगा क्या, CGST लगेगा। CGST का मतलब आप समझ गए होंगे, मान लेते हैं 5% है तो कितना हो जाएगा, 50 रुपये। और इस पे क्या लगेगा, इस सेंट्रल का तो जीएसटी लग गया, स्टेट का भी जीएसटी यहाँ पे लगा, SGST। तो इसकी भी दर हम मान लेते हैं 5% है, तो ये भी कितना हो गया, 50 रुपये। तो टोटल कितना टैक्स भरना पड़ गया, 100 रुपये। बात वही हो जाती है, कानपुर में प्रोडक्ट कितने का पहुँचता है, 1100 रुपये का उपलब्ध होगा। लेकिन यही प्रोडक्ट अगर कहाँ से बेचा जाए, कानपुर से आगे भेजा जाता है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, तो क्या होता है, देखिए कि यहाँ पे अब प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, 1100 रुपये है, प्रॉफिट मार्जिन में उतना ही रखता हूँ, कितना, 1000 रुपये। तो अब वो व्यक्ति 2100 रुपये में इस प्रोडक्ट को बेचेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा न्यू दिल्ली में। तो अब पहले क्या लगता था, CST लगता था, यहाँ पे क्या लगेगा, अभी हमने देखा था कि अगर
हम एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, IGST लगता है, ठीक है, इंटर स्टेट। तो IGST यहाँ पे लगेगा। तो IGST मान लेता हूँ मैं कितना है, 10% ही है। तो 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा 2100 का, यह हो जाएगा 210 रुपये। तो यहाँ पे कीमत कितनी हो जाएगी इसकी, 2310 रुपये। देखिए दोनों में कोई अंतर आया, कोई अंतर नहीं आया। सेम बात यहाँ भी है, सेम बात यहाँ भी है, बस टैक्सेस का डिफरेंस है कैसे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो GST सिस्टम है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि यहाँ पे जो आपने CGST और SGST पे किया है इसे आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे ये सिस्टम पहले ऐसा नहीं था कि अपने वैट को क्लेम कर सकते हैं CST में, लेकिन यहाँ पे अब आपने जो पहले CGST और SGST पे कर दिया था उसके तहत आप IGST में क्लेम अपना कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपने पहले 100 रुपये पे किए थे टैक्स के रूप में वो घट जाएंगे। तो टोटल आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 110 रुपये। तो अब इसकी कीमत 2310 रुपये नहीं बल्कि कितनी होगी, 2210 रुपये में ये उपलब्ध होगा न्यू दिल्ली में। तो प्रेजेंट सिस्टम जो है GST का उसके हिसाब से देखा जाए तो वही वस्तु जो 1000 रुपये से न्यू दिल्ली तक चली थी कानपुर होकर 2210 रुपये में मिल रही है। लेकिन अगर पुराने सिस्टम को देखा जाए तो वही वस्तु 2310 रुपये मिल रही थी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई क्लेम करने वाला सीन नहीं था। मेरे ख्याल से एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको समझ में आ गया होगा कि GST कैसे काम करता है और क्या इसका मतलब होता है और यहाँ पे क्या बेनिफिट हो सकते हैं कंज्यूमर को, ठीक है। तो ये आपको समझ में होगा। अब हम देखते हैं कि GST के क्या क्या स्लैब्स हैं। जैसे ये अभी हमने देखा था 5% और यहाँ पे 10% कर दिया, और ये वस्तु क्या थी ये मैंने डिसाइड नहीं किया था। तो अब यहाँ पे अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग टैक्स स्लैब बनाया गया है, ठीक है। वो टैक्स स्लैब क्या है, किसी वस्तु पे टैक्स लगेगा ही नहीं, किसी पे 5% लगेगा, किसी पे 12, किसी पे 28। वो क्या है समझने का प्रयास करते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पे जो अपडेटेड GST रेट्स हैं वो क्या हैं, कहाँ पे टैक्स लग रहा है, कितना लग रहा है, वो सारी चीज़ें। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि गवर्नमेंट ने कुल 1211 आइटम्स को अलग अलग टैक्स स्लैब में रखा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कुछ ऐसी सर्विसेज और गुड्स जिनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, नो टैक्स यहाँ पे लिखा गया है। वो आप देख सकते हैं। गुड्स के बारे में बात करें जैसे फ्रेश मीट हो गया, चिकन हो गया, एग्स, मिल्क, बटर मिल्क, कर्ड, नेचुरल हनी, वेजिटेबल्स, फ्लोर, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, साल्ट, बिंदी, सिंदूर, स्टैम्प्स, जुडिशियल पेपर, प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, बैंगल्स, हैंडलूम्स, ETC। ये सारी वो वस्तुएं हैं जिन पे कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है GST के अंतर्गत, ठीक है। और कुछ सर्विसेज भी हैं जिसके अंतर्गत कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। तो वो सर्विसेज कौन सी हैं, जैसे होटल या फिर आप कोई लॉज लेते हैं जिसका जो टैरिफ है वो 1000 रुपये से नीचे का है, तो उस पर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रैंड फादरिंग सर्विसेज हैज़ बीन एग्जम्प्टेड अंडर द GST के अंतर्गत ये सारी सर्विसेज क्या हैं, एग्जम्प्ट की गई हैं, मतलब इस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। तो सबसे पहला तो ये था नो टैक्स वाले कौन से गुड्स और सर्विसेज हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। जो ज़्यादातर कहते हैं जो GST है वो जो 18% वाला जो स्लैब है उसके अंतर्गत लाया गया है। 18% के अंदर ही ज़्यादातर वस्तुओं को कवर किया गया है, वो भी हम सब देखेंगे और देखेंगे कितने आपके यहाँ पे टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा समझने के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो जो आपका टैक्स स्लैब है वो है 5% का। 5% यहाँ पे टैक्स कौन से गुड्स पे लग रहा है, फिश फिलेट, क्रीम, स्किम्ड मिल्क पाउडर, ब्रांडेड पनीर, फ्रोजन वेजिटेबल, देखिए क्या है फ्रोजन वेजिटेबल्स, कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस, पिज़्ज़ा, ब्रेड, रस्क, साबूदाना, केरोसिन, कोल, मेडिसिन, स्टेंट, लाइफ बोट। इसमें आप कुछ चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, जैसे केरोसिन, कोल, मेडिसिन, इस पे कितना लग रहा है, इस पे लग रहा है 5%, ठीक है। ये मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है। टी एंड कॉफ़ी ये, या इस पे कितना लग रहा है, 5% लग रहा है GST, ओके। और 5% टैक्स सर्विसेज कौन सी हैं जिस पे लग रहा है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गए, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट या फिर स्मॉल रेस्टोरेंट वगैरह हो गए। ये सब भी आपके 5% वाली कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि क्या इनका मेन जो इनपुट है वो क्या है, पेट्रोलियम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो टैक्स स्लैब है वो कितने का है, 12% का है। 12% के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं हैं, जैसे फ्रोजन मीट हो गया, मीट प्रोडक्ट्स हो गए अलग अलग, बटर हो गया, चीज़ हो गया, घी, ड्राई फ्रूट्स जो भी हैं पैक्ड फॉर्म में, एनिमल फैट, सॉसेस, फ्रूट जूस, भुजिया, नमकीन, ये सब 12% के अंतर्गत आएंगे। आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये ध्यान रखिएगा, आयुर्वेदिक मेडिसिन कितने में है, 12% के टैक्स स्लैब में इनको रखा गया है। अगरबत्ती, कलरिंग बुक्स वगैरह जो भी हैं वो सब भी किस में है, 12% में ही है। सेल फोन्स ये भी देखिए किस में है, 12% के अंतर्गत ही इसको रखा गया है। 12% में कौन कौन सी सर्विसेज हैं, जैसे आप नॉन AC कोई होटल लेते हैं 1000 से ज़्यादा उसका टैरिफ होना चाहिए, या फिर बिजनेस क्लास का एयर टिकट लेते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं या वर्क
कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब किसके अंतर्गत हैं, 12% के सर्विस टैक्स के अंतर्गत वो आएंगे। ये जो जीएसटी होगा ये 12% उन सर्विसेज पे लगेगा जैसे नॉन एसी होटल्स हो गए, एसी नहीं नॉन एसी, और जिनकी टैरिफ क्या होगी 1000 रुपये से ज़्यादा होगी, क्योंकि 1000 से कम वाले पे तो छूट है, कोई भी जीएसटी नहीं लग रहा है। ठीक है, आप बिजनेस क्लास का एयर टिकट लेते हैं तो उस पर भी आपको जीएसटी 12% का देना पड़ेगा। ओके, फिर हम देखते हैं कि 18% टैक्स के अंतर्गत कौन कौन से गुड्स आते हैं। इनमें देख तो सकते हैं आप कि सबसे ज़्यादा जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो 18% के टैक्स स्लैब के अंतर्गत ही रखने का प्रयास किया गया है। और इसी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से टैक्स स्लैब में सबसे ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज हैं, तो आप कहेंगे 18% वाले के अंदर सबसे ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज रखी गई हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं पूरी लिस्ट आपको मिलेगी। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रिजर्व वेजिटेबल्स किसके अंतर्गत हैं, 18% के अंतर्गत, कैमरा स्पीकर सीज आते हैं 18% के अंतर्गत, या फिर जैसे मिनरल वाटर है ये भी आपका 18% के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे नोटबुक्स और स्टील प्रोडक्ट्स ये भी आपके 18% के अंतर्गत ही आते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स ये सब जो होते हैं ये भी 18% के अंतर्गत ही आएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आइसक्रीम्स वगैरह हो गए, जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम में पूछेगा तो आप, या अपने से आपको एग्जाम्पल देना होगा 18% गुड्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आप इन सब चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। ये आसान है याद रखना। कैमरा स्पीकर प्रिजर्व वेजिटेबल्स हैं ये, ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं है, जो प्रिजर्व करके रखी गई वो वेजिटेबल्स हैं। मिनरल वाटर, नोटबुक्स, स्टील प्रोडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, मॉनिटर, ये सब आपके 18% के अंतर्गत आते हैं। और सर्विसेज कौन कौन सी हैं 18% के अंतर्गत? एसी, वो सारे एसी होटल्स दैट सर्व लिकर, लिकर का मतलब मादक पदार्थ समझ सकते हैं, कोई पेय पदार्थ जो वहाँ पे सर्व किया जाता हो। टेलीकॉम सर्विसेज भी किसके अंतर्गत हैं? 18% के अंतर्गत, मतलब जो हम बात करते हैं फ़ोन से, वो जो सर्विसेज हैं वो सारी किसके अंतर्गत हैं? 18% के अंतर्गत हैं। आईटी सर्विसेज भी 18% पे हैं। ब्रांडेड गारमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो भी हम यूज़ करते हैं, गारमेंट्स या फाइनेंशियल सर्विसेज, वो सब भी किसके अंतर्गत हैं? 18% के अंतर्गत ही रखी गई हैं। ठीक है, तो सर्विसेज का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो, या फिर एग्जाम में अगर ऐसे आता है भी है कि टेलीकॉम जो सर्विसेज हैं वो कितने टैक्स स्लैब के अंदर हैं, कौन से टैक्स स्लैब के अंदर हैं, तो आप बताएंगे कि 18% के अंतर्गत वो आती हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 28% के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं आपकी शामिल की गई हैं। इसके अंदर भी काफ़ी वस्तुएं हैं, जैसे है च्युइंगम हो गया, मोलासेस चॉकलेट वगैरह हो गया, या फिर पान मसाला, पेंट, डिओड्रेंट, शेविंग क्रीम्स, मतलब इसमें अंतर्गत जो आप लग्जरी वाली वस्तुएं हैं या फिर आप कह सकते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन वाली वस्तुएं हैं, वो सारी वस्तुएं यहाँ पे रखी गई हैं। बड़ी बड़ी जो वस्तुएं जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, एटीएम हो गया, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, ये सब, एयरक्राफ्ट हो गया, पर्सनल यूज के लिए आपको लेना है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह सब। अब 28% के अंतर्गत ऑटोमोबाइल्स वगैरह भी या मोटरसाइकिल वगैरह भी आते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑटोमोबाइल्स या मोटरसाइकिल हो गया, वॉशिंग मशीन, एटीएम मशीन, ये सब भी किसके अंतर्गत हैं? 28% टैक्स के अंदर है। और जो सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें हैं जैसे आपका शैम्पू हो गया, क्रीम हो गया, ये सब किसके अंतर्गत हैं? ये सारा कुछ 28% के अंतर्गत ही रखा गया है। इसके अंतर्गत सर्विसेज कौन कौन सी हैं? जैसे 5 स्टार होटल हो गया, रेस क्लब बेटिंग हो गया, सिनेमा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत है? 28% टैक्स के अंतर्गत रखा गया है। तो ये सबसे बड़ा, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जीएसटी का टैक्स स्लैब है। इसके बाद कोई भी टैक्स स्लैब आपका नहीं है। तो अगर हम देखें टैक्स स्लैब कितने हैं, एक है 5% का, एक है 12% का, फिर है 18% का, और फिर है 28% का। तो टोटल अगर देखा जाए तो ये 4 टैक्स स्लैब है, और इसमें एक आपका नो टैक्स वाला भी है, तो उसको भी अगर सम्मिलित कर लें तो 5 टैक्स स्लैब है। नो टैक्स 5%, 12%, 18% और 28%। इसको आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाए किसमें वस्तुएं हैं, तो आप बताएंगे 18% के अंतर्गत वस्तुएं हैं। ठीक है, नो टैक्स के अंतर्गत जो डेली रूटीन की वस्तुएं हैं जैसे फ्रेश मीट वगैरह हो गया, मिल्क वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखने का प्रयास किया गया है। फिर 5% पे आ जाते हैं, वहाँ पे हमने देखा था कौन कौन सी वस्तुएं थी। 12% पे, 18% पे जो डेली रूटीन की वस्तुएं होती हैं वो होती हैं। 28% में हमने देखा था जो लग्जरी से रिलेटेड वस्तुएँ हैं, महंगी वस्तुएँ, बड़ी वस्तुएँ जो हैं वो 28% में हैं। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल्स जो भी है, एयरक्राफ्ट वगैरह पर्सनल यूज के लिए, या फिर जो भी सौंदर्य प्रसाधन के सामान हैं, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, हेयर शैम्पू, डाई, सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? 28% के अंतर्गत आती हैं। तो ये है पूरा टैक्स स्लैब जीएसटी का जो अभी लागू हो चुका है। ओके, और
वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि अब इनका बंटवारा कैसे होना है। अगर राज्य सरकारों को लॉस होता है तो गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चलाई है कि 5 साल तक 4 साल तक वो जो भी उनको लॉस होता है उसकी भरपाई करने का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पहले ही समझ गए होंगे और जीएसटी के रेट भी आपको पता चल गए। और मेरे ख्याल से जीएसटी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मिल गई होगी। आप एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बता सकते हैं। इससे जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो उन लोगों को चाहिए होगी जो सीए वगैरह कर रहे हैं, कॉमर्स फील्ड से जो भी जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा इसके बाद भी जानकारी चाहिए होगी, कैसे यहाँ पे एंट्रीज वगैरह करनी होंगी। वो सारी जानकारी आपके लिए रिलेटेड नहीं होंगी। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको अलग अलग सोर्सेज से और बहुत ही अच्छे सोर्सेज से समझाने का प्रयास कर सकूं कि जीएसटी वाकई में है क्या, कैसे काम करता है, क्या कुछ यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो किया गया है और क्या यहाँ पे अभी जो अपडेटेड यहाँ पे रेट्स हैं जीएसटी के क्या हैं, किन वस्तुओं पे कितना टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया, या फिर अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये बात नहीं समझ में आई कि ये ऐसा कह रहा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और से और अच्छी होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।